Let us begin. Good afternoon. कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया. क्यों रे? बहुत अच्छी बात है. चलो. एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रहे थे अपन. एजेंसी में क्या क्या पढ़ रहा था अपन ने? एजेंट के बारे में पहले बेसिक, इंप्लाइड, एक्सप्रेस, उसके बाद में रैटिफिकेशन, ये सब चीजें पढ़ी थी. एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इसके बारे में पढ़ा था. सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये वाले कॉन्सेप्ट पर अपन थे. सब एजेंट मतलब क्या? एजेंट अपॉइंटेड बाय एजेंट, राइट? एजेंट का एजेंट इज सब एजेंट. उसके बारे में कौन कैसे क्या रिस्पॉन्सिबल, ये सब अपन ने देखा था. दूसरा टर्म था सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ये कौन है? प्रिंसिपल का एजेंट, और एजेंट के नीचे आता है सब एजेंट. पर अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को बोले कि भाई मेरे लिए तो कोई और एक एजेंट ढूंढ करके ला, ऐसा नहीं कि इसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसके जगह पे आ रहा है, ऐसा नहीं, बट वो अपने एक एजेंट को बोलता है कि भाई मेरे लिए तो एक और एजेंट ढूंढ करके ला जो मेरे अंडर डायरेक्टली काम करेगा. सो ये जो एजेंट इस एजेंट ने ढूंढ करके लाया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल को अपनी कोई लग्जरी कार बेचनी थी. प्रिंसिपल ने क्या बोला एजेंट को? बोला यार भाई एक काम कर, एक ऑक्शन अरेंज कर, नीलामी, और उस ऑक्शन में वो कार बेच दे. एजेंट क्या बोला? अरे मालिक मेरे को तो आता नहीं, ऑक्शन कैसे करना क्या करना हो मेरे को आता नहीं. प्रिंसिपल क्या बोला एजेंट को? कोई बात नहीं, तू एक और कोई पर्सन ढूंढ करके ला जिसको ये ऑक्शन वगैरह आता हो, वो एज अ एजेंट जो कि मेरे लिए काम करे और ये ऑक्शन करे. एजेंट गया, इसने ढूंढ करके दूसरे एक पर्सन को लाया. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. ठीक? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट. अपॉइंट कौन कर रहा है इसको? एजेंट ही कर रहा है, बट डायरेक्टली फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी with the knowledge and consent of the principal. Substituted agents are not sub agents, they are actually agents of principal only. प्रिंसिपल का ही एजेंट है वो डायरेक्टली, बस उसको अपॉइंट दूसरा वाला एजेंट कर रहा है. अपॉइंट भी नहीं कर रहा है एक्चुअली, अपन ऐसा बोल सकते हैं ढूंढ करके ला रहा है. इन दैट सेंस अपॉइंट ही कर रहा है. रिलेशनशिप between principal and the person duly appointed by agent to act in the business. Where an agent express or implied authority, holding an express or implied authority to name another person to act for principal, has named another person accordingly, such person is not a sub agent but the agent for the principal for such part of business entrusted to him. प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को मैं तेरे को अथॉरिटी देता हूं, मेरे लिए कोई और पर्सन ढूंढ करके ला जो डायरेक्टली मेरा एजेंट बोल करके काम करेगा. और वो पर्सन ने, एक एजेंट ने दूसरा एजेंट ऐसा ढूंढ करके लाया, तो वो जो पर्सन अपॉइंट हुआ उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. एग्जांपल 20 क्विकली पढ़ो एक बार. ठीक है, समझा क्या? दूसरा एग्जांपल, ए ऑथराइजेस बी टू रिकवर मनी ड्यू टू ए फ्रॉम सी. ए ने बी को बोला अपने एजेंट को कि भाई मेरे को सी से पैसे लेना है, एक काम कर, उससे पैसे कुछ भी हालत में रिकवर कर, केस वेस कर, जो करना है कर. बी ने क्या बोला? बोले मालिक मेरे को तो आता नहीं. बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोई ऐसा लॉयर वगैरह कुछ तो भी अपॉइंट कर जो कि उससे रिकवर करे, केस वेस करे, सब कुछ हैंडल करे. बी ने ढूंढ करके लाया डी को.
डी किसके अंडर काम कर रहा है डायरेक्टली? ए के अंडर, जो कि सी से पैसा रिकवर वगैरह कर रहा है, तो डी इज व्हाट? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एग्जांपल 21, जस्ट हैव अ क्विक लुक। ना, ये ऐसे ट्रांजैक्शन में ए बी और बी ने ढूंढ करके लाया एक और प्लान टू सी, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। यहां पर जो ये मेन एजेंट है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने नॉर्मल एक इंक्वायरी करके सही आदमी को ढूंढ करके लाना है। ठीक है, अब सही है या गलत वो तो ऐसा अंतरात्मा से पता नहीं चलता, पर इसने नॉर्मल डिलीजेंस करना चाहिए, नॉर्मल इंक्वायरी करना चाहिए। अरे क्या, नॉर्मल इंक्वायरी करना चाहिए, राइट? कि भाई मैं जो पर्सन को ला रहा हूं उसकी मार्केट में स्टैंडिंग अच्छी है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन को ढूंढ करके लाना, बस इतनी ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस जिसको अपन बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक नॉर्मल स्किल लगा करके उसने जेन्युइनली अच्छे पर्सन को ढूंढ कर लाना चाहिए। बी ने ढूंढ करके लाया ऐसे अच्छे पर्सन को, उसके बाद में ये सी ने कुछ तो भी घपला कर दिया, ए को नुकसान हो गया, तो क्या बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा वहां पर? लॉ बोलता है नहीं, उसने उसका काम किया ना, उसने ढूंढ कर लाया ना, अब इसके बाद में अब इसने कर दिया, इसने बेचारे ने नहीं, तो इस बेचारे की क्या गलती, राइट? हाँ, बी ने अगर सही आदमी ढूंढ कर नहीं लाया, उसने ऐसी किसको भी पकड़ के लेके आ गया, बाद में पता चला उस पर तो पहले से 10 केसेस चल रहे, तो फिर वहां पर बी की लाइबिलिटी रहेगी। इन सिलेक्टिंग सच एजेंट फॉर द प्रिंसिपल, agent is bound to exercise same discretion as a man of ordinary prudence would exercise। एक नॉर्मल आदमी खुद के लिए जैसा प्रूडेंस ये करेगा, सावधानी बरतेगा, that is called ordinary prudence, would exercise, and if he does this he is not responsible to the principal for negligence of the agent so selected। उसने नॉर्मल सावधानी बरत कर सब कुछ किया, बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ए ने बी को बोला to buy a ship for him। ए ने क्या किया? बी को बोला कि भाई मेरे लिए क्या कर, शिप खरीद ले। बी बोला मेरे को तो शिप के बारे में कुछ पता नहीं। ए ने क्या बोला, ठीक है कोई दूसरा आदमी ढूंढ कर ला जिसको शिप के बारे में पता हो। बी ने क्या किया? बी एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर ऑफ गुड रेप्यूटेशन टू चूज अ शिप फॉर ए। बी ने ढूंढ कर लाया सी को, सी एक अच्छे स्टैंडिंग वाला पर्सन था, नाम था इसका, इसने ढूंढ कर लाया सी को। ए सी के लिए, ए के लिए सी काम कर रहा है, सी ने बरोबर एक शिप चूज करी, ठीक है, बोले ये वाली शिप अच्छी है खरीद लो। ए ने इसके बेसिस पर ये शिप खरीद लिया, राइट? जैसे ही शिप पानी में डाली, शिप डूब गई। क्या यहां पर ये जो लॉस हुआ उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। यहां पर सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली, शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी, बी इज नॉट बट द सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ये सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। रहेगा ना, उसने अगर, वो डिपेंड करता है कि इसकी स्टैंडिंग कैसी थी। अगर वो नॉर्मल सही में अच्छा पर्सन था तो अब ठीक है, पहचान का है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इसने अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल करके अगर कोई गलत पर्सन को एम्प्लॉय किया तो फिर वहां पर ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इट्स मोर अबाउट द स्पिरिट देन व्हाट वी कैन से फॉर्म, कि एक्चुअल न्याय क्या होना चाहिए।
उस हिसाब से भी डिसीजंस होते हैं अगर ऐसा डिस्प्यूट वगैरह आता है तो। एग्जाम्पल 23 भी वैसा ही है। ए ने बी को गुड्स भेजा, ए ने बी को गुड्स भेजा, बोले ये नीलाम कर दे मेरे लिए। बी क्या बोला, मेरे को आता नहीं, तो बोले ठीक है सी को एम्प्लॉय कर दे। सी ने ए के लिए गुड्स बेच दिए, गुड्स तो बेच दिए बट इससे जो पैसा आया वो भी खुद लेकर के भाग गया, ए को लॉस हो गया। ये लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सी। बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने तो सही आदमी को किया था। Auctioneer afterwards become insolvent without having accounted for the proceeds. B is not responsible for to A. Insolvent हो गया मतलब C ने पैसे कलेक्ट किया, उसके बाद में बोला मैं दिवालिया हूं, बैंकरप्ट हूं। उन्होंने अलग एग्जांपल दिया है, अपने भाग गया कुछ भी किया तो वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब इन दोनों के बीच में आखिरी में अपने को डिफरेंस दिया है। ये डिफरेंस आया था लास्ट अटेम्प्ट में 6 मार्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आपके जो भी है ना पूरे इसमें डिफरेंसेस बहुत सारे दिए हुए हैं पूरे सिलेबस में, और हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन आता ही है। एक आधे अटेम्प्ट में भी रेयरली नहीं आया होगा बट मोस्टली आता ही है, 2 भी आ जाए कभी कभी, बट एक तो जनरली आता ही है। एंड इट इज मोस्टली इन इट इज इन क्वेश्चन नंबर 6। चलो, सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट किसके अंडर काम करता है, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एजेंट, बट सब्स्टिट्यूटेड किसके अंडर करता है, प्रिंसिपल। सब एजेंट, एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट्स पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। अपॉइंट भी करता है प्लस उसको अपना काम भी डेलीगेट करता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है, एजेंट जो अपॉइंट करता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को, वो अपना काम देता है क्या उसको, नहीं, उसको काम डायरेक्टली प्रिंसिपल देता है। थर्ड, नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। सब एजेंट और प्रिंसिपल जानते क्या एक दूसरे को, नहीं, वो एजेंट और सब एजेंट की बात है, बट यहां पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहता टू द एजेंट अलोन, राइट, नॉट जनरली टू द प्रिंसिपल, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल, नॉट टू द ओरिजिनल एजेंट। नाउ सब एजेंट ने कुछ गलती की, उसके लिए प्रिंसिपल को, उसके वजह से प्रिंसिपल को कुछ लॉस हुआ, तो वो कौन भर करके देगा, नॉर्मल एजेंट। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, बट यहां पर एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट कुछ कर सकता है क्या, कुछ भी नहीं। प्रिंसिपल से ना तो रेम्यूनरेशन मांग सकता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं एक दूसरे को। नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डेफिनेटली कैन sue द प्रिंसिपल। सब एजेंट को इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया जा सकता है, आइडियली तो इम्प्रॉपरली ही अपॉइंट होता है। लॉ क्या बोलता है कि आप सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते, किया तो वो गलत है, इम्प्रॉपर है। But normally substituted agent are generally can never be improperly appointed. Obviously substituted agent को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो तो प्रिंसिपल के कंसेंट से ही कर रहे हैं ना, मेरे लिए कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट कर, तो इट इज नेवर इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। वहां पर अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन, प्रॉपरली, इम्प्रॉपरली। यहां पर एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट एज लॉन्ग एज सब एजेंसी कंटिन्यूज। यहां पर एजेंट की ड्यूटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ सही एक नॉर्मल पर्सन अच्छा ढूंढ करके लाए। एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस ही हैज नेम्ड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। जो अपन बात कर रहे हैं एजेंट भैया, इनकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, वो अपने को दिए हैं।
सबसे पहली ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन और कस्टम्स। बेसिक चीज क्या है, जैसा प्रिंसिपल ने बोला है वैसा वैसा शाना शाना उसने काम करना चाहिए। ठीक है, अपना कुछ ज्यादा अलग नहीं करना चाहिए, जैसा प्रिंसिपल बोले उस हिसाब से उसने काम करना चाहिए। एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं भी दिए हैं किसी चीज के बारे में, तो in absence of such directions, according to the customs which prevail at the place where agent conducts such business, वहां पर जो पद्धत रहती है ना, उस पद्धत के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे जैसे प्रिंसिपल, एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स सेल करता है और इसके पास में पैसे आते रहते हैं। अब यहां पर जो ये बिजनेस करते हैं, जहां पर बिजनेस करते हैं वहां पर कस्टम क्या है, पद्धत क्या है कि आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा कैश रहता है ना, उसको आप शॉर्ट टर्म वो डेली वगैरह इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके रखेंगे हमेशा। कभी भी खुद के पास में कैश नहीं रखेंगे, या ऐसा सिंपल बोलो बैंक में रखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इसमें फ्लेक्सी एफडीज वगैरह में भी नाम सुना होगा, उसमें रखोगे। खुद के पास में कैश नहीं रखोगे, बहुत चोरी होती है वहां पर। कैश बिल्कुल आप रख ही नहीं सकते, आपको तो बैंक में या फिर ऐसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही रखना पड़ेगा। एजेंट ने ये नहीं किया, प्रिंसिपल ने बोला नहीं था उसको इन्वेस्ट करने के लिए या रखने के लिए बैंक में, बट पद्धत थी वहां पर ऐसा करने की। एजेंट ने ऐसा नहीं किया, रात को चोरी हो गई। क्या ये लॉस के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों सर? प्रिंसिपल ने तो डायरेक्शन नहीं दिया था, बट इन एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स दैट इज प्रिवेलिंग एट दैट प्लेस, एजेंट प्रिंसिपल ने बोला वैसा तो करना ही है, उसके अलावा जैसा वहां का पद्धत है, जैसी कस्टम्स है, उसके हिसाब से उसने बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए। अगर एजेंट ने कुछ और किया एंड एनी लॉस इज सस्टेन्ड बाय प्रिंसिपल, he must indemnify him for the loss. एक और एग्जांपल, ए ने बी को बोला था मेरे गुड्स तू बेच थर्ड पार्टीज को, पर कभी भी क्रेडिट पर नहीं बेचना है, उधार पर नहीं बेचना है, हमेशा कैश पर ही बेचना। बी ने सी को बेच दिया उधार पर, सी जो है इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं आए उससे। अब ये जो लॉस हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी रिस्पॉन्सिबल, एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों एग्जाम्पल क्विकली पढ़ लेंगे सब। ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट छोटा सा है बट एग्जाम्पल्स उसके बहुत सारे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212, agent is bound to conduct the business with as much skill as is generally possessed by a person engaged in similar business unless principal has notice of his want of skill. प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट की क्या ड्यूटी है? उसने प्रॉपर केयरफुली
प्रॉपर ध्यान से अपना काम करना चाहिए, अपनी नॉर्मल स्किल जो वो लगा सकता है वो लगाना चाहिए। अगर प्रिंसिपल ने कोई स्पेशल स्किल बोल करके उसको अपॉइंट किया है तो वो स्पेशल स्किल उसने लगाना चाहिए। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंस के लिए मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी वो फाइनेंस मैनेजमेंट की स्किल वहां पर वो समझ लगानी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक स्किल के लिए अपॉइंट किया वो तो लगानी पड़ेगी, और इन जनरल उसने नॉर्मल रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ में काम करना चाहिए। अगर उसने नेग्लिजेंस किया, प्रॉपर अच्छे से काम नहीं किया, तो उस केस में कुछ भी लॉस होता है प्रिंसिपल को तो वो बाइंड रहेगा इंडेमनीफाई करने के लिए। एजेंट इज बाउंड टू एक्ट विथ रीजनेबल डिलिजेंस and use such skill as he possesses and make compensation to the principal in respect of direct consequences of his own neglect for want of skill or misconduct etc. ये आगे का अपन बाद में पढ़ते हैं। उसने अपनी स्किल नहीं लगाई, अच्छे से ध्यान से काम नहीं किया, कुछ लॉस होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल 27, A agent having authority to sell on credit sells to B. D ने अपने एजेंट को A को बोला था कि भाई तू गुड्स सेल कर, तू उधारी पर भी सेल कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी पर्सन को आप खुद ही सोचो, आप उधार देने के पहले क्या करोगे? ओके, गारंटी लेंगे, और उससे बेसिक एबिलिटी है या नहीं, मार्केट में स्टैंडिंग कैसी है, थोड़ी बहुत इंक्वायरी करोगे, राइट? ये एजेंट ने ऐसी कोई भी इंक्वायरी नहीं की और डायरेक्टली आते जाते जो मिल रहा उसको बोल रहा उधार पे गुड्स ले लो, उधार पे गुड्स ले लो, ऐसा उसने बेच दिया 4-5 जनों को। इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, यहां पर जो लॉस हुआ है डी को, कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट, क्योंकि उसने प्रॉपर डिलीजेंस, प्रॉपर स्किल नहीं लगाया। विदाउट ही सेल्स द गुड्स without making proper and usual inquiries as to the solvency. A must compensate his principal for the loss sustained by him. यहां पर पता चला एजेंट ने जिस पर्सन को एक गुड्स बेचा वो पहले से ही इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, उसको उधार पर बेच दिया उसने, उससे तो पैसे नहीं चाहने हैं, राइट? दूसरा एग्जांपल, A insurance broker employed by B to effect an insurance on the ship. B ने अपॉइंट किया A को, B को क्या करना था? इंश्योरेंस लेना था, काय का? अपनी शिप का। इसके पास में एक शिप थी बहुत बड़ी, उसका इसको इंश्योरेंस लेना था। उसको समझता नहीं था ज्यादा इंश्योरेंस के बारे में, तो उसने किसको अपॉइंट किया? A को। बोले भाई तू देख अच्छे से इंश्योरेंस के पेपर बरोबर है या नहीं, तेरे को आता है सब, तेरे को नॉलेज है, ये इसमें एक्सपर्ट था ए। ए ने बोला, ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसी पेपर ऊपर से बोल दिया हाँ ठीक है डन, पैसे ले लिया, ऐसे अपना कमीशन वगैरह ले लिया और बोला ठीक है पेपर डन है, आप ले लो इनसे इंश्योरेंस। बाद में पता चला इंश्योरेंस के पेपर में लिखा था कि अगर शिप कोई भी हालत में डूब जाती है तो हम पैसे नहीं देंगे। ऐसा क्लॉज रह सकता है क्या इंश्योरेंस में? नहीं, उसके लिए तो इंश्योरेंस ले रहे ना। ए बाद में क्या बोला? अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई मेरी। यहां पर इसने क्या किया है? नेग्लिजेंटली काम किया है। उसको उसके लिए तो अपॉइंट किया था ना, भाई तू देख अच्छे से डॉक्यूमेंट, पर देखा गया उसने? नहीं, उसने अपनी स्किल नहीं लगाई। यहां पर जो लॉस होता है बी को, उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। द शिप इज आफ्टरवर्ड्स लॉस्ट इन कॉन्सिक्वेंस of the omission of nothing can be recovered from the underwriters, that is insurers. A is bound to make good the loss to B. ठीक है,
नेक्स्ट ये वाली जो एक लाइन छोड़ी थी अपन ने, अगर उसने नेग्लिजेंस किया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज which are indirectly or remotely caused because of such neglect or want of skill or misconduct. देखो, बी ने ए को गुड्स दिए थे, ए ने, एजेंट ने, इसने थर्ड पार्टी को बेचा, थर्ड पार्टी से पेमेंट आया था 10,000 का, ठीक है। आइडियली एजेंट ने ये पैसा बी को दे देना चाहिए, यस और नो, राइट। इसने क्या किया, एजेंट ने ये पैसा देने में, लौटाने में डिले कर दिया, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, बी जो कि बहुत बड़ी पार्टी थी, करोड़ एंड करोड़ में उसकी डीलिंग थी, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। बी क्या बोला एजेंट को, तूने उस दिन वो 10,000 रुपए नहीं भेजे ना, इसीलिए मैं इंसॉल्वेंट हो गया। क्या वो 10,000 से, इतने डीले से क्या वो इंसॉल्वेंट हो रहा क्या? नहीं, तूने मेरे को ये नहीं भेजा इसलिए मेरा फ्लो बिगड़ गया, कैश फ्लो पूरा, और फिर मैं इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा ऐसा उसने कुछ भी इनडायरेक्ट या रिमोट क्लेम किया, इसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? नहीं। उसने नेग्लिजेंस किया, बट यहां पर नेग्लिजेंस में वो ज्यादा से ज्यादा क्या क्लेम कर सकता है? 10,000 पे भाई इंटरेस्ट ले ले, मैंने डीले से दिया तेरे को, तो कुछ पेनल्टी वगैरह होगी छोटी मोटी, वो ले ले। तो बोलेगा 10,000 के लिए करोड़ रुपए दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझा क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 26 वही है, एक बार क्विकली पढ़ेंगे सब। खुद की बुक में से पढ़ेंगे सब। वैसा करता छेव को छेव कॉर्नर में बैठा था, नहीं तो समझा क्या एग्जाम्पल? ए मर्चेंट था, हैज एन एजेंट बी, ए और बी वॉज द एजेंट, to whom money is paid on A's account. B retains the money considerable time. A, in consequences of not receiving money, becomes insolvent. B is liable for the money and interest as the usual rate, but not any further. इसी लाइंस पर एग्जाम्पल 29 है। A merchant in England directs B, his agent in Mumbai, who accepts the agency to send him 100 bales of cotton by certain ship. देखो, ए एक बिजनेसमैन था, उसने बी को, अपने एजेंट को, मुंबई वाले क्या बोला कि तू मेरे को शिप से क्या भेज, कॉटन भेज, क्या भेज, कॉटन भेज, मैं यहां पर ये कॉटन बेच दूंगा। ये कौन है? प्रिंसिपल। ये कौन है? एजेंट। उसने अपने एजेंट को बोला कि तू मुंबई से परचेस कर मेरे लिए, मेरे को भेज, मैं यहां पर बेच दूंगा। बी ने ये कॉटन भेजने में डिले कर दिया, डिले कर दिया, उसके वजह से क्या हुआ, ए जो है ये कॉटन नहीं बेच पाया। यहां पर ए को जो प्रॉफिट्स लॉस हुए उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट? ये तो नॉर्मल इसका ही है, बी ने नहीं भेजा, बी के डिले से हुआ। अब यहां पर बी ने डिले के बाद में कॉटन भेज दिया, ठीक है। जैसे ही शिप यहां पर पहुंची ना, वैसे ही कॉटन का प्राइस 100 रुपए से बढ़ गया। ए क्या बोला बी को
तूने शिप डीले भेजा, अब मेरे को और थोड़ा डीले होगा ये सब करने में, अब तू मेरे को ये एडिशनल 100 रुपए जो एकदम से अभी प्राइस बढ़ी, ये वाला भी एडिशनल पैसा दे। इट वॉज हेल्ड बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, क्योंकि इसको इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस कंसिडर किया जाता है। जब तक शिप नहीं पहुंची तब तक के लिए ठीक है, बट जैसे ही शिप पहुंच गई बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। वो नॉर्मल लॉस के लिए जो हुआ, ए को नॉर्मल प्रॉफिट जो लॉस हुए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बट यहां से स्पेशल कोई और लॉस हुआ उसको प्रॉफिट, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो नहीं रहेगा। B having in its power to send the cotton omits to do so. Ship later arrives safely in England. Soon after the arrival, price of cotton rises. B is bound to make good to A profit which he might have made by 100 bales of cotton at the time when the ship arrived, but not any profit he might have been made by subsequent rise. वापस एक बार एग्जांपल बताओ क्या आप? देखो, ए इंग्लैंड में था, बी मुंबई में था। ए ने बी को क्या बोला, तो मुंबई से कॉटन खरीद करके मुझे भेज दे, मैं यहां पर इंग्लैंड में भेज दूंगा। बी ने बोला ठीक है। बी ने यह भेजने में डिले कर दिया, ठीक। अब ये शिप यहां पर पहुंची, तब तक के प्राइस था यहां पर कॉटन का, लेट से 100 रुपीज, कॉटन का प्राइस था 50 रुपए। प्रॉफिट कितना लॉस हुआ? 50 रुपए। यहां पर जब तक ये प्राइस थी, जब शिप पहुंची, जब जो प्राइस थी, उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब यहां पर क्या हुआ आगे, प्राइस जो है वो 100 से एकदम से 200 हो गई शिप पहुंचने के बाद। ए जो है जब प्राइस 200 हुई तब भी वो नहीं बेच पाया किसी कारण से, वो उसकी गलती, वो उसका मैटर। ए क्या बोला बी को, अब तू मेरे को प्रॉफिट का लॉस दे, 50 रुपए नहीं, बट 200 माइनस 50 150 रुपए का। बी रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए? सिर्फ 50 रुपए के लिए, 150 रुपए के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। थर्ड, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। इसमें 2 पॉइंट पढ़े अभी तक अपन ने, सिर्फ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन और दूसरा टू टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल। बाकी सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, एक और है बीच में। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, प्रिंसिपल जब मांगे तब प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर हिसाब किताब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? एजेंट की। एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। और अकाउंट्स मतलब सिर्फ लिखा हुआ हिसाब किताब नहीं, साथ में कुछ बिल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है, वाउचर्स जो बोलते हैं अपन, वो भी साथ में सपोर्टिंग वाउचर्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंट्स डज नॉट मीन शोइंग द अकाउंट्स, बट अकाउंट सपोर्टेड बाय वाउचर्स। नेक्स्ट, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? एजेंट की ये ड्यूटी है, उसको कहीं भी कोई भी दिक्कत आई, कहीं कुछ डाउट आया, तो वो प्रिंसिपल से पूछ ले। इट इज अ ड्यूटी इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलिजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद द प्रिंसिपल एंड सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन। विदाउट इंफॉर्मेशन कुछ ना करे। ये नीचे के 4 पॉइंट छोटे छोटे पहले देख लेते हैं, फिर ऊपर वाले पे आते हैं। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं? एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट ना करे। सीक्रेट प्रॉफिट मतलब एडवांटेज ऑब्टेन्ड ओवर एंड अबव हिज अग्रीड रेम्यूनरेशन एंड विच ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक बट फॉर हिज पोजीशन एज एन एजेंट। एज अ एजेंट वो अपॉइंटेड है, इसके वजह से वो और किसी से और कुछ सीक्रेटली कमीशन ले रहा है या और कुछ ले रहा है, ऐसा उसने नहीं करना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि भाई मेरे लिए गुड्स खरीद ले। एजेंट खरीद रहा है 100 रुपए में मिस्टर बी से,
और इसमें खुद के भी 10 रुपए जोड़ करके इसको बोल रहा है 110 में खरीद रहा हूं मैं, यहां पर खुद 10 रुपए सीक्रेट प्रॉफिट कर रहा है, राइट? ऐसा उसने नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, बिकॉज इट इज ऑफ फिड्यूशरी नेचर, भरोसे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन दीज टू एंड रिक्वायर्स एब्सोल्यूट गुड फेथ इन एजेंसी. नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट. ठीक है, स्विंग रहने दो ना उसको, कोई इशू. ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, क्या बोला अपन ने? नॉर्मली क्या कोई एजेंट अपना काम डेलीगेट कर सकता है क्या? सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता. वही वो पॉइंट वापस बोल रहे हैं, एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय टू परफॉर्म द एक्ट्स which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless ordinary customs of trade a sub agent may or from the nature of agency sub agent must be employed. अगर जहां पर जरूरी है या नॉर्मली सब एजेंट अपॉइंट करते हैं या फिर प्रिंसिपल ने हाँ बोला है तो कर सकते हो, बट अदरवाइज आप सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, अपना काम किसी और को नहीं डेलीगेट कर सकते. नेक्स्ट, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसको जो भी पैसा मिला है वो एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ से प्रिंसिपल को पहुंचा दे, ये उसकी ड्यूटी है. सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस एजेंट इज बाउंड टू पे हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट. सब्जेक्ट टू डिडक्शन मतलब आगे पढ़ेंगे अपन, उसका अगर कुछ रेम्यूनरेशन ड्यू है या उसने कुछ खर्चा किया है प्रिंसिपल के लिए, वो उतना डिडक्ट करके जो भी पैसा मिला है वो वापस प्रिंसिपल को दे दे. And last is duty not to use confidential information received in the agency against the principal. प्रिंसिपल के साथ में काम करते हुए उसको प्रिंसिपल के बारे में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली तो उसको वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता. मतलब कोई नए प्रोडक्ट की उसको जानकारी मिली, मेरा प्रिंसिपल नया प्रोडक्ट बना रहा है, जाकर के कॉम्पिटिटर को बता दिया, ऐसा नहीं कर सकता. एक ये पॉइंट अपन ने छोड़ा था, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट. देखो क्या बोलते हैं ये कि एजेंट जब काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? वो प्रिंसिपल के लिए, तो उसने प्रिंसिपल के लिए ही काम करना चाहिए. खुद के लिए उस ट्रांजैक्शन में खुद के लिए खुद के बिहाफ पर वो काम नहीं कर सकता. नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल से पूछ के करना है, कर, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको उस केस में सारे फैक्ट्स फिगर्स बता करके मैं अपने लिए डील कर रहा हूं, सब चीजें बता करके उसने करना चाहिए. अदरवाइज अगर उसने ऐसा कुछ किया बिना बोले तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है? वो ट्रांजैक्शन को कैंसल करवा सकता है, रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन, या फिर एजेंट से क्लेम कर सकता है एनी बेनिफिट जो कि मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम ट्रांजैक्शन. एजेंट ने खुद के अकाउंट पर डील किया, उसको जो बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो उससे क्लेम कर सकता है. कौन? प्रिंसिपल एजेंट से. एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आएगा इसका. पहला एग्जांपल नंबर 30. ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज एस्टेट. ए ने क्या बोला बी को? भाई मेरा एक घर है, वो घर तू क्या कर, बेच दे. ठीक है. बी ने क्या किया? मिस्टर सी को ये बेच दिया सस्ते में एकदम. बाद में पता चला कि ये सी जो है वो तो सिर्फ एक नाम है, बी का रिलेटिव ही है. बी ने एक्चुअली ये खुद के लिए ही खरीदा है थ्रू सी, राइट. अब यहां पर प्रिंसिपल चाहे तो ये जो ट्रांजैक्शन है सेल का, ये रेप्यूडिएट दैट इज कैंसल कर सकता है, क्योंकि यहां पर एजेंट ने खुद के लिए डील किया है. समझा क्या पॉइंट?
नहीं, देखो वापस, ए ने बी को बोला कि मेरे लिए घर बेच दे, मेरा घर है वो बेच दे। बी ने किसको बेच दिया? सी को। अब सी जो है वो सिर्फ नाम का एक पर्सन था, वो बी का ही रिलेटिव था। ओके, बी ने वो एक्चुअली प्रॉपर्टी खुद के लिए ही खरीदा था। ए को क्या बोला उसने? मैंने किसी और को बेचा है, बट खरीदा किसके लिए? खुद के लिए। ये ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल को अगर ध्यान में आया तो वो कैंसल करवा सकता है, कैन रेपुडिएट द ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल 30 क्विकली पढ़ेंगे एक बार सब। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला कि भाई मेरा एक घर है वो बेचना है। बी ने बोला ठीक है, ये घर अच्छा दिख रहा है, एक काम करो, ये मेरे को भी एक जरूरत है, आप मेरे को ही बेच दो। ए बोला ठीक है बेच देता हूं। यहां पर कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटली वैलिड है। इसमें दूसरा केस, ए ने घर बेचना था, बी को बोला घर बेच दे। बी ने जब वो घर देखा ना, बी को पता चला कि घर के नीचे एक्चुअली एक गोल्ड की माइन है, ठीक है, जो कि ए को पता नहीं है। बी को ध्यान में आ गया ये। बी ने बोला ए को मेरे को ही खरीदना है, मेरे को अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी, मेरे को बेच दो। उसने एक गोल्ड माइन का बिना बताए ए से ये प्रॉपर्टी खरीद लिया। क्या अब ये ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं, क्या लगता है? आइडियली वैलिड होना चाहिए, बट अपन ने क्या बोला था? बी ने खुद के अकाउंट पर भी डील कर रहा है तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने प्रिंसिपल को बताने पड़ेंगे। भरोसे का रिलेशन, उसने यहां पर भरोसा तोड़ा है। और अगर ये ए को समझ में आ गया कि इसको तो पहले से पता था, तो वो ये ट्रांजैक्शन को कैंसल करवा सकता है। A directs B to sell A's estate. B on looking before selling finds a mine on the estate which is unknown to A. B informs A that he wishes to buy the estate for himself but conceals the mine. मतलब छुपाता है वो A से। A allow B to buy in ignorance of mine. A on discovering that B knew of the mine at the time when he bought may either repudiate or accept the sale at his option. वो चाहे तो कैंसिल करवा सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है ऑब्वियसली, बट चाहे तो कैंसिल कर सकता है। लास्ट वाला एग्जांपल, लास्ट वाला केस, ए ने बी को क्या बोला कि मेरे लिए कोई एक प्रॉपर्टी खरीद ले। ए ने बी को बोला कि एक प्रॉपर्टी है, यहां पर एक लैंड है, वो मेरे लिए तू खरीद ले, ठीक है, मतलब तू जाकर के ट्रांजैक्शन पर कर, बर किसके लिए? मेरे लिए। बी ने लैंड देखा, उसको पता चला यहां से थोड़े दिन में हाईवे बनने वाला है, लैंड की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बी ने क्या बोल दिया ए को? अरे मालिक वो लैंड छोड़ दो, बहुत बेकार है, कुछ नहीं है वहां पर, सब देख करके आया मैं, एकदम खराब लैंड है। बाद में थोड़े दिन बाद जाकर के लैंड खुद ने परचेज कर लिया उसने सस्ते में। अब यहां पर ए को जब अगर ये पता चला तो ए क्या कर सकता है? ए बी को कंपेल कर सकता है, बोल सकता है तूने जितने में ये लैंड खरीदा है ना, उतने में ये लैंड अब तू मेरे को बेच। राइट, भरोसा तोड़ा है ना, अब ऐसा करना पड़ेगा। 32 एग्जाम्पल क्विकली पढ़ लो।
आज कौन सा डे है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चल रुकते हैं यहां पर, कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।